हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शारदे ग्लोबल स्टडी में। आज हम आप लोगों के बीच अपना 15वां वीडियो लेकर आए हैं। जो हम पीछे 14 वीडियो पढ़ाए हैं उसमें इस इस किरण पब्लिकेशन का जो है ना, मैं किरण पब्लिकेशन में ज्योग्राफी शुरू किए थे, जिसमें से ज्योग्राफी में हम आप लोगों को भौतिकी, भूगोल, विश्व का भूगोल और थी भौतिकी, भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करा चुके हैं। इस वीडियो में आज ये मेरा पॉलिटी साइंस का पहला वीडियो है, जिसमें हम आप लोगों के बीच 1 से लेकर 120 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो भी स्टूडेंट हमारा ये पहले का जो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल शारदे ग्लोबल स्टडी पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप विजिट करके हमारे पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग पॉलिटी साइंस शुरू किए हैं, जिसमें डेली 120 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कब स्थानांतरित किया गया? 24वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 29वां संविधान संशोधन द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ना, बीएसएससी अमीन भर्ती 1/5/2005 में पूछा हुआ है। तो ये जो बुक है ये बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वह उसी का जो है ना क्वेश्चन बैंक है। यानी कि आप नीचे भी देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है ना बिहार के किस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो ये भी आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो है ना आगे बिहार के किसी और भी एग्ज़ाम में पूछा है। तो जो भी व्यक्ति बिहार के किसी न किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन था, जो शिक्षा जो पहले राज्य सूची में था और संविधान संशोधन द्वारा इसको समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो वही पूछ रहा है इसको कब संशोधित करके समवर्ती सूची में किया गया। तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। किस आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? किसी आर्टिकल में। तो हमारा जो है ना पहला ऑप्शन है आर्टिकल अनुच्छेद 358, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 320, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 368 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 2 का हमारा सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? स्वयंसेवी अंशदानों से, संपत्ति कर से, स्थानीय कर से और सरकारी अनुदानों से। तो 3 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, सरकारी अनुदानों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंज। तो इसका सही आंसर हेस्टिंग्स तो नहीं होगा, क्लाइव भी नहीं होगा और लॉर्ड हार्डिंग भी नहीं होगा। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में ये देखने को मिलता है। और ये भी देखिए बीएसएससी अमीन भर्ती 1/5/2005 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ, माने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और नहीं 26 जनवरी 1950, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक किया है। 26 नवंबर ऑप्शन में, 26 नवंबर 1950 यहाँ पर। दूसरा 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। इसमें लग रहा है कि सब आंसर एक ही जैसा दे दिया है। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, यानी इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ।
26 नवंबर 1950 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, तीसरा ऑप्शन है संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, और चौथा ऑप्शन है कैबिनेट ने। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने उसको अंगीकृत किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? मतलब सीधा बात है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष 10 माह 10 दिन। तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष 11 माह 11 दिन। चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष 5 माह 5 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि संविधान बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है समता का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा ऑप्शन है जीवन का अधिकार, और चौथा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारा 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 जीवन का अधिकार। यानी आर्टिकल जब 352 लागू हो उस समय 3 अनुच्छेद जीवन का अधिकार जो है ना वो हमारा निलंबित नहीं हो सकता है, बाकी मौलिक अधिकार सभी निलंबित हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस प्रकार के निलंबित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम बनाती है। दूसरा ऑप्शन है यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं और इनका निलंबन कभी नहीं किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इसका निलंबन ही कभी नहीं किया जा सकता है। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। यानी कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, अगर उसके बाद अगर राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट जो है ना आदेश देते हैं तो हमारे मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? यानी कि लोकसभा का जानते हैं कि कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन कार्य अभी 5 साल नहीं समाप्त हुआ है, उससे पहले ही लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 के 2, यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति वह लोकसभा को भंग कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? पहला लोकसभा द्वारा, दूसरा राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा संवैधानिक संशोधन द्वारा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि लोकसभा का जो है ना राज्यसभा का जो है ना कभी भंग नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी होते हैं। राज्य के विधायिका के प्रति, राज्य के विधानसभा के प्रति, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति। तो 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल जो होता है ना अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी जो है ना राष्ट्रपति के प्रति होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है? कौन जो है ना न्यायपालिका का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है नागरिक के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना,
तीसरा ऑप्शन है अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना, और चौथा ऑप्शन है बाद जारी करना, यानी कि कार्यपालिका का कार्य नहीं है। तो 13 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद को निपटारा करना ये जो है ना न्यायपालिका का कार्य नहीं है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है भारत में? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, तीसरा ऑप्शन है संसद को, और चौथा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है ना सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। कौन इसमें से मौलिक कर्तव्य है? पहला ऑप्शन है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, तीसरा ऑप्शन है सरकार के प्रति श्रद्धा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। तो हमारा 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले में संसद विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। पहला ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, तीसरा ऑप्शन है संसद को, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई मामला होता है तो उसकी निपटारा जो है ना सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, ऑप्शन दिया है संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, दूसरा ऑप्शन है संसदीय नियम के द्वारा सृजित किया गया है, तीसरा ऑप्शन है संविधान से अलग प्रावधान है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का 1, यानी कि संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, यानी कि जो मंत्रिमंडल का जो सदस्य है उसको राष्ट्रपति कैसे बर्खास्त कर सकता है। पहला ऑप्शन है वह स्वयं चाहे तो स्वयं, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के संस्तुति पर, तीसरा ऑप्शन है केवल आपातकालीन परिस्थितियों में, और चौथा ऑप्शन है अध्यक्ष की सलाह से। तो हमारा 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि प्रधानमंत्री के संतुष्टि पर अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु किससे कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 21 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 35 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमारे कम से कम उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ। छत्तीसगढ़ कब बना था। पहला ऑप्शन है 1997 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1999 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 2000 में, और तीसरा ऑप्शन है 1998 में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का छत्तीसगढ़ कब बना था? 2000 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन है 1948 में, दूसरा ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1951 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1952 ईस्वी में। तो 21 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में प्रथम बार जो आम चुनाव हुआ था वह 1951 में हुआ था। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था।
क्वेश्चन पूछा है 22 नंबर के, पंचायती राज जो है ना भारत में किस वर्ष लागू हुआ था। पहला ऑप्शन दिया है 1957 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन दिया है 1952 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दिया है 1959 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन दिया है 1951 ईस्वी में। तो पंचायती राज भारत में कब लागू हुआ? हमारा 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी में भारत में पंचायती राज लागू हुआ था। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था है जो त्रिस्तरीय है, जिसे बलवंत राय मेहता का सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत में 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959 और तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1961 और चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1957। तो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1952। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा। तो हमारे 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुकी है, जिसको भारत रत्न भी दिया गया है, वही भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है, पहला ऑप्शन है सामाजिक स्वीकृति, दूसरा ऑप्शन है नैतिक स्वीकृति, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक स्वीकृति और चौथा ऑप्शन है विधिक स्वीकृति। तो हमारे 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को विधिक स्वीकृति जो है ना नहीं प्राप्त है। ये भी देखेंगे दोस्तों के क्वेश्चन जो है ना BSSC निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा 29/12/2005 में पूछा हुआ है। तो ये जो मेरा पढ़ा रहे आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगामी बिहार के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है, यानी कि राज्य का जो DPSP है वह जो है ना प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों से, दूसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्यों से और तीसरा ऑप्शन है गांधीवादी सिद्धांतों से और चौथा ऑप्शन है प्रस्तावना से। तो DPSP किससे संबंधित है? गांधीवादी सिद्धांतों से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि 27 नंबर, संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक साथ, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख जो होता है हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन 28 है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? पहला ऑप्शन है नहीं, कभी नहीं। दूसरा ऑप्शन है केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसा सलाह देते हैं। तीसरा ऑप्शन है हाँ, यदि राष्ट्रपति सोचते हैं कि मंत्री अयोग्य हैं। चौथा ऑप्शन है यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं अथवा नहीं। तो हमारा 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का 2 होगा, यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मंत्रिपरिषद को हटा सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। क्वेश्चन है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा का दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष पद खाली होना आवश्यक रहना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है
राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। जैसे कि जानते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति जो होता है ना, राज्यसभा के सभापति होता है। और अगर जो राष्ट्रपति कहीं दौरे पर चले गए हैं या उनका हेल्थ ठीक नहीं है तो उपराष्ट्रपति जो होता है ना, उनके राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। और उस समय जो है ना, राज्यसभा के अध्यक्ष का पद खाली रहना चाहिए, खाली अवश्य रहना चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? जो भारत के न्यायपालिका होता है उसका विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन है यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है। दूसरा ऑप्शन है यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। तीसरा ऑप्शन है एक एकल समन्वित तंत्र है। और चौथा ऑप्शन है यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। तो हमारे 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। मतलब कहा इसमें क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है, तो सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था की कह रहा है, जो कि ये गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन है कि वित्त के संदर्भ में संविधान ने राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया है। राज्यों के अनुकूल, केंद्रों के अनुकूल बंटवारा किया है। तीसरा ऑप्शन है बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। और चौथा ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा समान रूप से किया है। तो हमारा 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। यानी कि वित्त बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? पहला ऑप्शन है संबंधित ग्रामों के परिवारों के मुखियागण। दूसरा ऑप्शन है संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। तीसरा ऑप्शन है ग्रामों में समस्त वयस्क पुरुषगण। और चौथा ऑप्शन है नामित सदस्यगण। तो हमारा 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत में मतदाता का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। भारत में मतदाता का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है सरकार का, निगमों का। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत मतदाता का। और चौथा ऑप्शन निर्वाचन आयोग का। तो हमारा 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि निर्वाचन आयोग का काम है कि जिसका उम्र 18 प्लस हो गया है उसका वोटर आई कार्ड बनवाना, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, इस सब काम जो होता है ना, निर्वाचन आयोग का होता है। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन द्वारा और कब मतलब हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि जो भारत आज़ाद हुआ था उस समय सिक्किम भारत का जो है ना, भारत का हिस्सा नहीं था, उसको जो है ना भारत में मिलाया गया। तो वही पूछा गया कि कब मिलाया गया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया और कब मिलाया गया? तो 34 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। यानी कि 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में, यहाँ पर 36 हो जाएगा और यहाँ पर 1975 हो जाएगा। यानी कि 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में मिलाया गया भारत में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। और क्वेश्चन कहता है कि भारत का संघ, पहला ऑप्शन है भारत का क्षेत्र पर्यायवाची है उन राज्यों को। दूसरा ऑप्शन है उन राज्यों को समाहित करता है जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। तीसरा ऑप्शन है भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। चौथा ऑप्शन है केंद्र स्तर पर प्रशासित प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है। तो हमारा 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी कि भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है भारत के संघ में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो
14 हमारे आर्टिकल में 14 से 18 लेकर 14 से 18 के लेकर जो है ना ने स्वतंत्रता का अधिकार जो पूछा है ना, तो 19 से लेकर हमारे 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें कह रहा है ना कि कौन से स्वतंत्रता का अधिकार में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से बचाव। दूसरा ऑप्शन है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा ऑप्शन है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बचाव। और चौथा ऑप्शन है विवेक की स्वतंत्रता। तो हमारा 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विवेक की स्वतंत्रता। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त क्या है, कि सभा होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार मिला है आर्टिकल 19 से 22 से लेकर, उसमें जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है वह के लिए उसका शर्त क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रचनात्मक उद्देश्य के लिए। दूसरा शांतिपूर्ण एवं शास्त्रहीन होने के लिए। तीसरा ऑप्शन है अहिंसक। और चौथा ऑप्शन है शांतिपूर्ण। तो हमारा 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो हमारे जो मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार मिला है वह जैसे उसमें बताया गया है कि कहीं भी हम लोग अपनी सभा कर सकते हैं, तो सभा जो होना चाहिए वह शांतिपूर्वक होना चाहिए और जो है ना शास्त्रहीन होना चाहिए। मतलब कि वहाँ पर जो है ना बंदूक चाहे किसी भी प्रकार के शास्त्र नहीं रहना चाहिए। बढ़ते हैं, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा। पहला ऑप्शन है केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है किसी भी दशा में वापस नहीं ली जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के आदेश पर आपातकाल के समय वापस ली जा सकती है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस लिया जा सकता है। यानी कि आपातकाल के समय जो है ना कुछ मौलिक अधिकार को वापस लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां आचार संहिता लागू है, यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। दूसरा ऑप्शन है मिजोरम। तीसरा ऑप्शन है नागालैंड। और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो 39 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, गोवा राज्य में समान आचार संहिता लागू है। कॉमन सिविल कोड जो है ना गोवा में लागू है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितना है, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री होता है वह कितने समय तक जो है ना प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं एक बार चुने जाने पर। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता बना रहे। तीसरा ऑप्शन है यह राष्ट्रपति के आदेश पर निर्भर करता है। और चौथा ऑप्शन है जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा पर विश्वास प्राप्त किए रहता है। तो हमारा 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 का 4। यानी कि जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है, ठीक है, तो वह त्याग पत्र किसको देगा। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष को। और चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्री को। तो महालेखा परीक्षक जो है ना कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल जो होता है वह अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है अपना त्याग पत्र, और राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वह जो देश हित में हो, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो, वह निर्णय जो है ना किसके
किस मतलब निर्णय जो है ना किन किन किससे लिया जाता है। पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री एवं संसदीय सचिवों के द्वारा। तो हमारा 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कैबिनेट के द्वारा जो है ना सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन कहता है कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन है वित्त विधेयक केवल एक सामान्य विधेयक है, दूसरा ऑप्शन है वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा महत्वपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा महत्वपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। जो बताने कि जो धन विधेयक होता है वह लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसको मैक्सिमम जो है ना 14 दिन तक रख सकता है। अगर 14 दिन तक अपना स्वीकृति दे सकता है, दे या ना दे, 14 दिन के बाद जो है ना वह पारित समझा जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन कहता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है। पहला ऑप्शन है व्यवसाय सलाहकार समिति से, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति से, तीसरा ऑप्शन है लोक लेखा समिति से और चौथा ऑप्शन है संसद से। तो हमारा 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि लोक लेखा समिति से संबंधित है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है संकट के समय, दूसरा ऑप्शन है संसदीय स्वीकृति के बाद, तीसरा ऑप्शन है संसदीय स्वीकृति के पहले और चौथा ऑप्शन है व्यय नहीं कर सकते हैं। तो हमारा 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, संसद स्वीकृति के पहले। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 46। क्वेश्चन कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से और चौथा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित कदाचार के आधार पर। तो हमारा 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि अगर ये दोनों संसद अपने 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी कि धर्मनिरपेक्ष जो है ना कौन से संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। पहला ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 45वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 51वां संविधान संशोधन और चौथा ऑप्शन है 43वां संविधान संशोधन। तो 47 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन कहता है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है श्री राजगोपालचारी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है JB कृपलानी और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 48 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 49। क्वेश्चन कहता है कि सोलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है। सोलिसिटर जनरल क्या होता है, पहला ऑप्शन है सरकारी अधिवक्ता होता है, दूसरा ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है कानूनी सलाहकार और चौथा ऑप्शन है प्रशासनिक अधिकारी। तो 49 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कानूनी सलाहकार। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 50। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है, अवशिष्ट शक्तियाँ।
पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति में, दूसरा ऑप्शन है राज्य में, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल में और चौथा ऑप्शन है संसद में। तो हमारा 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 51। क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 51, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 48, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 42 के 4 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 39 के 1। तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 के 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 52 नंबर, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में, उपयुक्त में से सभी। तो 52 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, उपयुक्त में से सभी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो 53 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 54 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है उत्कल, दूसरा ऑप्शन है कटक, तीसरा ऑप्शन है उदयगिरी और चौथा ऑप्शन है भुवनेश्वर। तो 54 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कटक। 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कटक, यानी उड़ीसा की राजधानी पहले कटक था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है राज्य विधानमंडल और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। पहला ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और चौथा ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम। तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और वह भारत में जो है निर्विरोध चुने गए थे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 57। क्वेश्चन कहता है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व जो है ना किससे मिलता है? पहला ऑप्शन है बिक्री कर से, दूसरा ऑप्शन है निगम कर से, तीसरा ऑप्शन है सीमा शुल्क से, चौथा ऑप्शन है आबाकारी शुल्क से। तो 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि सेल टैक्स यानी कि बिक्री कर से। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 58। क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? यानी कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? पहला ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 59। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 40, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 32, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 48 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 78। तो हम जो ग्राम पंचायत का वर्णन जो है ना आर्टिकल 40 में वर्णन है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 22। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है ना 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहला अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है विधानसभा, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? C, यानी कि विधानसभा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्त की आयु क्या है? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कितना वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? पहला ऑप्शन है 60 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 65 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 55 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 62 वर्ष।
तो इसका 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह 65 वर्ष की आयु पर रिटायरमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 63 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा के सदस्य पद के लिए मनोनीत किया जाता है? पहला ऑप्शन है आंग्ल भारतीयों को, दूसरा ऑप्शन है भारतीय ईसाइयों को, तीसरा ऑप्शन है बौद्धों को और चौथा ऑप्शन है पारसी को। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आंग्ल भारतीयों को। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 64। क्वेश्चन कहता है कि भारत के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? पहला ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति, दूसरा ऑप्शन है संघ के प्रधानमंत्री के प्रति, तीसरा ऑप्शन है राज्य विधानसभा के प्रति और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति। तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, राष्ट्रपति के प्रति। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि 65 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन है धर्म के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है जाति के स्थान पर, तीसरा ऑप्शन है स्थान के आधार पर और चौथा ऑप्शन है उम्र के स्थान पर, उम्र के हिसाब से। तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जाति के आधार पर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 66। क्वेश्चन कहता है कि कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा वित्त मंत्री और चौथा वित्त सचिव। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 का 2 यानी लोकसभा अध्यक्ष। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 67। क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 8 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है जनता के द्वारा, चौथा ऑप्शन है संसद के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन जो है ना संसद के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा और चौथा ऑप्शन है विधान परिषद। तो 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 यानी कि विधान परिषद जो होता है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 71। क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? पहला ऑप्शन है वैजयंती माला, दूसरा ऑप्शन है नरगिस दत्त, तीसरा ऑप्शन है माला सिन्हा और चौथा ऑप्शन है पूनम ढिल्लो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 71 का 2 यानी कि नरगिस दत्त थी जो कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चा को कारखाने में बलात् श्रम प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन है कि आर्टिकल 22, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 29, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 24 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 20। तो 72 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 24। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत का जो संविधान बन गया था तो उसको 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? पहला ऑप्शन है भारत की जनता ने। किसने उसको अंगीकृत किया? भारत की जनता ने। दूसरा ऑप्शन है भारत की संसद ने, तीसरा ऑप्शन है संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने और चौथा ऑप्शन है कैबिनेट ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 यानी कि संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 74। क्वेश्चन कहता है राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर
किसी राज्य में संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है कोई राज्य, तो किस धारा का प्रयोग करके उसमें जो है ना राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा? आर्टिकल, तो किस धारा का प्रयोग किया जाएगा? आर्टिकल 360, आर्टिकल 356, आर्टिकल 250 और आर्टिकल 410। तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 256। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 75। क्वेश्चन का आता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वह किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है राज्यपाल के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो हमारा 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 76। क्वेश्चन का आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना होती है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? पहला ऑप्शन है 1, 2, दूसरा ऑप्शन है 10 और तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। यानी कि राष्ट्रपति जो होता है ना राज्यसभा में 12 को और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है बलवंत राय 77। क्वेश्चन का आता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1956, तीसरा ऑप्शन है 1986 और चौथा ऑप्शन है 1980। तो हमारा 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1956। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसका गठन हुआ था 1956 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 78। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत कब किया? पहला ऑप्शन है 23 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 13 सितंबर 1947, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 और चौथा ऑप्शन है 22 जुलाई 1947। तो 78 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 22 जुलाई 1947। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 79। हमारा क्वेश्चन कहता है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। जो प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका जन्म बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट के जीरादेई गाँव में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 80। क्वेश्चन कहता है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तीसरा ऑप्शन है चुनाव आयोग और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो हमारा 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 81। क्वेश्चन का आता है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? यानी कि आज़ादी से पहले ही जब हमारे भारतीय लोगों ने संविधान सभा का अंतरिम संविधान सभा का गठन किया था, तो उस अंतरिम सरकार का गठन किया था, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के संबंध में, तीसरा ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि मंत्री और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 82। क्वेश्चन का आता है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। तो 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 82 का सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 83। क्वेश्चन का आता है कि राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है धन का एक समान वितरण, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायतों की स्थापना,
तीसरा ऑप्शन है प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान। तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि ग्राम पंचायतों की स्थापना। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 84। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, यानी कि कितने अध्याय या भाग हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 22 और चौथा ऑप्शन है 12। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 22। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 85। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृति की गई, यानी दोहरी नागरिकता को भारतीय सरकार द्वारा कब स्वीकृति मिला। पहला ऑप्शन है 2005 में, दूसरा ऑप्शन है 2010 में, तीसरा ऑप्शन है 2011 में और चौथा ऑप्शन है 1977 में। 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 2005 में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 86। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा ऑप्शन है 19। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 19, जो 19 में वर्णन है स्वतंत्रता का अधिकार। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 87। क्वेश्चन कहता है कि आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ। पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा ऑप्शन है 2010, तीसरा ऑप्शन है 2000 और चौथा ऑप्शन है 2007। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2005। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। जब हमारे संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उस समय संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर और लोकसभा, चौथा ऑप्शन है लोकसभा में विपक्षी दल के नेता। तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी स्पीकर यानी कि लोकसभा करता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 89। क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है वीवी गिरी और चौथा ऑप्शन है अब्दुल कलाम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 90। क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पहला ऑप्शन है 17वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 60वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन और चौथा ऑप्शन है 57वां संविधान संशोधन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 91। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र किसको देंगे। पहला ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त को, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को और तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को और चौथा ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर को। तो हमारा 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के जो उपराष्ट्रपति होता है उसी को देंगे अपना त्याग पत्र। और उपराष्ट्रपति जो होता है ना, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 92। क्वेश्चन कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितना होता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी जो है ना न्यायाधीश होते हैं उसकी कितने साल की उम्र में रिटायरमेंट करते हैं। पहला ऑप्शन है 62 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 65 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 58 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 60 वर्ष। तो 92 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 93। क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। तो भारत के प्रथम होम मिनिस्टर जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत से शर्त हैं लेकिन इसमें बताना है कि कौन सी उनके लिए योग्यता एलिजिबिलिटी नहीं है। बट पहला ऑप्शन है भारत के नागरिक होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और कोई लाभकारी पद पर नहीं होना हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का सदस्य। ऐसा नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो तभी राष्ट्रपति चुने जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा 95। क्वेश्चन कहता है कि शारदा अधिनियम संबंधित है। पहला ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह से, दूसरा ऑप्शन है बाल मजदूरी से, तीसरा ऑप्शन है अंतर्जातीय विवाह से और चौथा ऑप्शन है बाल विवाह से। तो हमारा 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल विवाह से। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 96। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार का एक्ट 1935 के आधार पर केवल बनाया गया है। तीसरा ऑप्शन है यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। चौथा ऑप्शन है यह मौलिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 96 का 3। यह भारत विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 97। क्वेश्चन कहता है कि भारत के सरकार के संसदीय राज्य रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित है। पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा हो। तीसरा ऑप्शन है सरकार के द्वारा हो और चौथा ऑप्शन है संसद के द्वारा हो। तो 97 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 98। क्वेश्चन कहता है कि शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, यानी सोशलिस्ट शब्द जो है ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना। दूसरा राजनीतिक और धार्मिक मामलों में असमानता को समाप्त करना। तीसरा ऑप्शन है आय और स्थिति में असमानता को समाप्त करना और जीवन मानकों को। और चौथा ऑप्शन है कि वर्ग आधारित समाज को समाप्त करना। तो 98 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 99। क्वेश्चन कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और अपने अभ्यास को करने के लिए दंडनीय है। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 के 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 17। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 100। क्वेश्चन कहता है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई चला सकता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के विरुद्ध लोकसभा, केवल लोकसभा। दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा। तीसरा ऑप्शन है कोई भी विधानसभा और चौथा संसद का कोई भी सदन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को एक पॉलिटिकल साइंस का जो कि किरण पब्लिकेशन है उसका 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिए। लेकिन हम आप लोगों को थंबनेल पर 120 क्वेश्चन कराने के लिए लगाए हैं। लेकिन आज कुछ टेक्निकल इशू के चलते आगे हम आप लोगों को नहीं करा पा रहे हैं। आज ये मेरा पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो था। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसके पहले हम इसी बुक का ज्योग्राफी का पूरा सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर आप हमारे वीडियो पसंद आता है और आप हमारे पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल शारदे ग्लोबल स्टडी में चैनल पर विजिट करेंगे और उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है किरण पब्लिकेशन ऑल बुक के सॉल्यूशन का। वहां जाकर आप हमारे 1 से लेकर 12 वीडियो को आप बारी बारी से देख सकते हैं। और ये जितने भी फिर से बता देते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार के किसी न किसी भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और इसमें आप देखेंगे कि एक एग्ज़ाम जो होता है ना, एक क्वेश्चन जो होता है ना आगामी किसी और एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, खुद इसमें भी देख सकते हैं। तो आप लोग को अगर बिहार की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोग की बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो तब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 100 से लेकर 101 से लेकर हम आप लोग को 200 प्लस क्वेश्चन को कल फिर लेकर आएंगे और आप लोग को एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोग को डिस्कशन कराएंगे। तो तब तक मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक लेके जय हिंद।